गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आयल हेयर यूर साइंस टीचर। हमने अपने लास्ट वीडियो में किए थे बच्चों चैप्टर सेकंड के टेक्सचुअल क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सोल्ट के। आज हम करने जा रहे हैं उससे आगे के क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच लाइकली टू बी। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जो भी कौन सा सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, बेसिक सोल्यूशन है ना। और बेस सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7। अब यहाँ पे चार ऑप्शन में से देखो मोर देन 7 क्या है, 1, 4, 5 या 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेस ही होता है जो रेड को ब्लू में चेंज करता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही बेसिक वैल्यू दी हुई है जो है 10। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सोल्यूशन रिएक्ट करता है एग शेल्स के साथ टू गिव ए गैस दैट टर्न्स वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन। सोल्यूशन में क्या है, द सोल्यूशन विल बी HCl बिकॉज, देखो उसने क्या बोला, सोल्यूशन HCl है क्योंकि ये एक एसिड है और ये एग शेल के साथ रिएक्ट करेगा जिनके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। जब भी आप जो ये मिल्की गैस बोलते हैं ना बच्चों, दैट टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है जो लाइम वाटर को कैसे कर देती है, मिल्की, थोड़ी मिल्की शेड में कर देती है। ठीक है। तो देखो जब जहाँ भी एग शेल की बात होगी आपको लेना है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस आप क्या ले रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही था, ये आपको पता था। और एक्सेल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट लोगे। ठीक है। तो इसमें कौन सा सोल्यूशन अगर आप रिएक्ट करवाओ गैस के साथ, जिससे क्या हो जाए, कौन सा सोल्यूशन आप क्रश्ड एक्सेल के साथ रिएक्ट कराओ ताकि जो गैस है वो कैसी हो जाए, मिल्की हो जाए। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, HCl। अब है 10 ml आपने सोल्यूशन लिया NaOH का, इज फाउंड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है 8 ml ऑफ, जैसे बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड करेगा ना। 10 ml NaOH को 8 ml HCl जो है क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर 20 ml ऑफ NaOH ले लो तो अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट, तो कितना अमाउंट चाहिए होगा, 4, 8, 12 या 16। अब देखो वो कितना हो गया, अब 20 ml हो गया सोल्यूशन उसका, तो यहाँ कितना चाहिए होगा, देखो आगे टू न्यूट्रलाइज डबल अमाउंट ऑफ NaOH। पहले हम 10 को कर रहे थे है ना, 10 के लिए आपको जितना चाहिए था 8 चाहिए था, अब हम डबल अमाउंट कर रहे हैं, हमने 20 कर दिया, तो HCl पे कितना चाहिए होगा, डबल। जैसे 10 का डबल 20 हो गया, 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। अब है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इन इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है बच्चों जब हम बोलते हैं ना आपके पेट में एसिडिटी होगी, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो एंटा एसिड सुने, हम बोलते हैं एंटा एसिड्स ले लो, मतलब जो एसिड्स के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। एंटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो एंटा एसिड क्या करते हैं, जो भी आपका एसिडिटी क्यों होती है आपके स्टमक में, जब HCl बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है तब। ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं हम, NaCO3 बच्चों याद हो तो हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला है, बेकिंग सोडा, या इसको आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, जैसे रिएक्शन आप तो क्या करा रहे हो, जब आप ये ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपके स्टमक में क्या है, HCl है, और आप ऊपर से क्या ले रहे हो, NaCO3 ले रहे हो, तो कि क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। बट यहाँ पे आपका मेन रिएक्शन पे फोकस नहीं था, आपका फोकस था कि कौन सा दवाई आप लेते हो, तो एंटा एसिड लेते हो। अब देखो ये बैलेंसिंग की इक्वेशंस हैं। पहला है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैनुलेस, आपको जिंक का पता है, Zn होता है सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड का पता है H2SO4 होता है। सेकंड, अब देखो आपने लिख दी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट प्लस H2। सिमिलरली अगला है बच्चों मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन मिल रहे थे आपको। ठीक है। तो आपने और 2 ही क्या मिल रहे थे, हाइड्रोजन, तो इधर भी क्या लगा दिया HCl के आगे बच्चों, इधर भी HCl के आगे आपने 2 लगा दिया। जब भी आपको इक्वेशन बैलेंस करने आएगी ना, जैसे यहाँ पे बच्चों आपका ये बन रहा था MgCl2, ये बैलेंस नहीं था, अब ये 2 पहले नहीं था, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी रिएक्टेंट वाली साइड क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ताकि आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करें तो बना रहा है Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं था, पहले H2 बनेगा बच्चों, 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एल्यूमिनियम ही 2 बन रहे हैं, 2 एल्यूमिनियम बन रहे हैं, तो इधर भी एल्यूमिनियम के आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब जो SO4 है वो थ्राइस बन रहा है। ठीक है। SO4 कितना बन रहा है, थ्राइस। यहाँ पे कितने सल्फर है, 1, ऑक्सीजन है 4, तो आगे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो यहाँ पे भी अब कितने सल्फर हो गए, देखो यहाँ पे 3 सल्फर थे ना, यहाँ पे भी 3 सल्फर थे, और ऑक्सीजन कितने थे, 4 3 12 थे, तो इसलिए यहाँ पे भी 3 लगाने से इस साइड भी अगर आपने 3 लगा दिया H2SO4 में, तो अब यहाँ भी क्या हो जाएगा,
ये सल्फ़र भी कितने हो जाएंगे 3, और जो आपका ऑक्सीजन है ये कितना हो जाएगा, एक मिनट बच्चे, ये देखो, अब देखो ये रिएक्शन थी कि आपने एल्यूमिनियम को क्या किया है, देखो ये एल्यूमिनियम था प्लस H2SO4 था प्लस Al2SO4 थ्राइस था। अब आपका ये कंपाउंड बना, आपने देखा यहाँ तो 2 एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट में आपके पास 1 एल्यूमिनियम था, आपने आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब बैलेंस करने की बारी बची इसकी सल्फेट ग्रुप की। अब यहाँ आपके पास है बच्चों SO4 थ्राइस, जिसका मतलब है इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 सल्फर प्रेजेंट है आपके पास, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आपको ये रिएक्टेंट साइड पे करना होगा, इसलिए आपने इसके आगे क्या लगा दिए, देखो 3 लगा हुआ है। 3 लगाने से क्या हुआ बच्चों, जो आपके सल्फर थे वो भी 3 बन गए, और 4 3 जा 12, ऑक्सीजन भी 12 बन गई। अब आपको किसको बैलेंस करना था, हाइड्रोजन को। उस साइड 2 इस साइड कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 3 2 जा, रिएक्टेंट वाली साइड आपके 6 हाइड्रोजन हो चुके थे, तो प्रोडक्ट वाली साइड भी आपने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिएक्शंस बच्चों आपको अच्छे से आती हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो मुझे दोबारा आप बच्चों को ये समझाने की नीड है, ठीक है। इसके बाद देखो अब एक नेक्स्ट रिएक्शन दी है, आयरन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन गया। अब 6 क्वेश्चन पे देखो बच्चों, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है, बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब ऑन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अगर आप देखो जो आपका जैसे अल्कोहल और ग्लूकोज में क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बच्चों OH, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, ग्लूकोज में क्या फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसमें भी होता है। ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इनमें भी प्रेजेंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि अल्कोहल ग्रुप है, कोई भी अल्कोहल है, OH ले लिया मैंने लास्ट, और ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो हाइड्रोजन तो वो कह रहे हैं इनमें भी प्रेजेंट है, बट इनको आप एसिड नहीं बोलते। बताइए क्यों नहीं बोलते। अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर, अल्कोहल और ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन है उनके स्ट्रक्चर में, हमें दिख रहा है, ठीक है, बट दिस आर नॉट रिप्लेसेबल एज H पॉजिटिव आयन इन एक्वेस सोल्यूशन। जब हम उसको एसिड कब बोलते हैं, जब हम एक्वेस सोल्यूशन में डालें, मतलब जब हम क्या ऐड करें, पानी ऐड करें। जब आप क्या करो, पानी ऐड करो किसी भी चीज़ में, वो आयोनाइज हो जाता था, आपको H पॉजिटिव देता था, तभी आप कहते थे कि एसिड है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये आपको एक्वेस सोल्यूशन में H पॉजिटिव नहीं दे रहे। दिस ये आपने कैसे प्रूव किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया आपने, एक्वेस सोल्यूशन लिया, इन दोनों कंपाउंड का एक्वेस सोल्यूशन लिया, मतलब इसमें पानी ऐड किया, उसमें से करंट पास किया। वी विल ऑब्जर्व दैट द करंट विल नॉट बी पास थ्रू दिस सोल्यूशन, इन सोल्यूशन से करंट पास ही नहीं हुआ। क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि यहाँ आयंस की कमी थी, पानी में डालने पे ये आयंस में कन्वर्ट हुए ही नहीं बच्चे, H पॉजिटिव या कोई भी और आयन इन्होंने दिया ही नहीं, आयन कन्वर्ट नहीं हुई, आयंस में नहीं कन्वर्ट हुए, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट इन्होंने नहीं किया। अब डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, रेन वाटर करता है। ऐसा क्यों है बच्चों, देखो ये मैं बताती हूँ। जो इम्प्योर चीज़ होती है ना, इम्प्योर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। अब डिस्टिल्ड वाटर है, वो तो बिल्कुल प्योर वाटर है, उसमें तो कोई आयंस ही नहीं है, कोई सोल्ट ही नहीं है, तो वो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो आपका रेन वाटर है, रेन वाटर में तो कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कितने सोल्ट्स होते हैं, जितने ज़्यादा सोल्ट, जितने ज़्यादा इम्प्योरिटी, उतने ज़्यादा क्या करेगा, वो उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसका ये आंसर है, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब कह रहा है जब हम पानी में डाल रहे थे तभी हमें पता लग रहा है एसिड बेसिक रिएक्टर के बारे में, एब्सेंस में क्यों नहीं पता लग रहा। जब आप पानी को एसिड में डिसोल्व करते हो, दे गेट डिसोसिएटेड, आयंस में टूट जाते हैं, लेकिन वाटर के एब्सेंस में ये एसोसिएट नहीं हो सकते H पॉजिटिव देने के लिए, इसलिए अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करते। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या बच्चे, आपको 5 सोल्यूशन दिए हैं ABCDE। जब आपने टेस्ट किया यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है pH सोल्यूशन के साथ, तो आपको ये देखने को मिला 4 1 11 7 9। आपको बताना है कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा अल्केलाइन है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, कौन सा वीकली एसिडिक है, और अरेंज करना है पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब देखो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं ना आपको यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कौन सा करेक्टर बढ़ता हुआ, एसिडिक करेक्टर बढ़ते हुए के हिसाब से बताना है। तो सबसे कम एसिडिक करेक्टर किसका होएगा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मतलब बेस, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 11, इसका सबसे कम है 11 के बाद क्या आएगा बच्चों 9, 9 के बाद बच्चों 7, 7 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 1, क्योंकि देखो इसका सॉरी उल्टा आएगा, हमें इंक्रीजिंगली करना है, मैंने ये डिक्रीजिंगली में लिख के दिखा दिया, तो आप उल्टे सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे ये साइन लगाओगे। क्यों, क्योंकि 1 सबसे ज़्यादा क्या है, 1 आपका सबसे ज़्यादा
तो ये वाला साइन लगेगा। 1 आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना जितनी ज़्यादा लो वैल्यू उतना एसिडिक। फिर क्या आता है 4, फिर आपका 7, फिर 9। जितनी जी वैल्यू बढ़ती है उतना ही OH नेगेटिव करेक्टर बढ़ता है और उतना ही बेसिक करेक्टर बढ़ता है। अब आप बताओ इनमें से सबसे न्यूट्रल कौन है? जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है, आपको पता है, बेस और एसिड दोनों तरह रिएक्ट करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा वैल्यू एल्कलाइन होता है बच्चे बेसिक, तो 11 आ गई। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा? मतलब 1 हो गया। वीकली एसिडिक का मतलब क्या होगा? सबसे ज़्यादा वीक एसिडिक कौन सा होगा? वीक एसिडिक इनमें से होएगा बच्चों, ये आपका देखो क्या बच गया, वीक एसिडिक आपका 4 बच रहा है। वीकली एल्कलाइन क्या होगा? जो 9 हो गया। जो आपका अल्कलाइन तो है बट वीक है, 2 ही अल्कलाइन आए थे आपके, देखो 9 और 11। तो 9 और 11 में से स्ट्रॉन्ग कौन सा? 11। 9 क्या है? वीक है, ठीक है। और 4 और 1 आपके 2 आए थे एसिड्स में, ठीक है, 4 और 1। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है? 1 है बच्चे, वीक क्या आपका 4 है, ठीक है। जितनी कम वैल्यू होती है उतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, सभी ने पढ़ा हुआ ये चीज़। तो उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन हमारा होगा। उसके बाद आपका आगे आता है 10th क्वेश्चन। एक मिनट में देखो 10th क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ लिया आपने मैग्नीशियम रिबन की टेस्ट ट्यूब ए और बी में, HCl आपने ऐड किया टेस्ट ट्यूब ए को, एसिटिक एसिड आपने ऐड किया टेस्ट ट्यूब बी को। कौन सी टेस्ट ट्यूब में कह रहा है? विल द फीजिंग ओकर मोर विगरसली एंड वाई। अब टेस्ट ट्यूब ए में HCl था, टेस्ट ट्यूब बी में CH3COH था। जब मैग्नीशियम रिबन आपने टेस्ट ट्यूब में ऐड किया तो विल बी फास्टर ए ट्यूब में मिली, HCl वाले में, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड से देखो रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों, आपने मैग्नीशियम और HCl की रिएक्शन करानी है, सेकंड में मैग्नीशियम और एसिटिक एसिड की। जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो फास्ट थी, सेकंड रिएक्शन स्लो थी, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिडिक एसिड से। देखो ये कंपाउंड बनना है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन और मैग्नीशियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन। तो ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? जो फास्ट रिएक्शन है बच्चों वो फर्स्ट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रेश मिल्क का pH होता है 6, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन विद योर आंसर। जैसे pH 6 है मिल्क का, अगर हम इसको कर्ड में दही बनाते हैं ना दूध से, तो उसका pH कैसे चेंज होगा? जैसे मिल्क कर्ड में चेंज हो गया, इसका pH ना 6 से कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है बच्चों। कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है, और इसकी इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो हमें पता है जब जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है pH वैल्यू कम होती है, जितनी pH वैल्यू कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, एक मिल्कमैन है, वो एड्स करता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क में। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हो, बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, NaHCO3। अभी एक बेस है, तो अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो ऑफकोर्स बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। फ्रेश मिल्क बच्चों एसिडिक होता है थोड़ा सा, है ना। इस मीडियम में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो एक्टिव होता है, वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर सकता है। अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम डाल देना तो मिल्क बेसिक हो जाएगा, और उसकी जो कर्ड बनने की, कर्डलिंग की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट? ऐसे कर, इतना लंबा टाइम क्यों लगता है दही बनने में? जैसे आप बेकिंग सोडा डालते हो, मिल्क को लंबा टाइम लगता है कर्ड बनने में, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेकिंग सोडा एंड देयरफॉर इट विल स्लो डाउन द कर्डलिंग। वो कह रहे हैं हमने अगर थोड़ा सा भी बेकिंग सोडा डाल दिया ना, तो जो दही बनने की प्रोसेस है वो क्या होती है, उसको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड है वो एक्टिव होने लगेगा, उसी टाइम पे आपका बेकिंग सोडा उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा, राइट। अब देखो कह रहे हैं POP शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। POP मीन्स बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ, जहाँ पानी ना लगे, ऐसे कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए बच्चों, क्योंकि POP बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये क्या करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमने पढ़ा था, अगर POP में पानी ऐड करो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। POP और जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। POP का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हो, या हाफ H2O। जैसे इसमें तुम 3/2 H2O ऐड करते हो, ये 3/2 ही बनेगा ना, 1.5, तो इसका क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 H2O, ये जिप्सम बन जाता है। अब 14th क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आपको तो एग्जांपल बताने हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, वही एसिड बेस को न्यूट्रल कर दे, एसिड प्लस बीट मिलकर सोल्ट प्लस वाटर बना ले, क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल देखो, इन्होंने एक वो जो आप हर टाइम एग्जाम्पल लेते हो NaCl, सॉरी आप लेते हो NaOH प्लस HCl, थोड़ा सा अलग लिया हुआ है, KOH प्लस HCl लिया है, KCl प्लस H2O बना देगा, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
अब देखो सेकंड एक और दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड, बेस प्लस एसिड ने मिलकर बनाया कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, ये भी एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट यूजेस पूछो हैं बच्चे। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला था, Na2CO3.10H2। बेकिंग सोडा भी आपने पढ़ा है NaCO3। बेकिंग सोडा के तो बच्चों आप ये सब बता सकते हो, जो आप ये केक पेस्ट्रीज बनाते हो ना, इनमें फ्लफीनेस के लिए बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो मिल्क के, है ना, मिल्क के पीएच को ज़्यादा करने के लिए, मतलब बेसिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और थर्ड आप बोल सकते हो एंटासिड में, आपने आज ही पढ़े हैं तीनों यूजेस, तो आप ये लिख सकते हो। अब बात है वॉशिंग सोडा की, तो इसको वॉशिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं और पानी को सॉफ्ट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूजेस तो आपकी बुक में काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। बच्चों आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आंसर राइट करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसके आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन आंसर या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर होंगे या जो कुछ भी राइट करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। इसलिए आप बच्चों को सारे क्वेश्चन आंसर राइट करने की नीड नहीं है, ठीक है बच्चे। तो तब तक के लिए आप सेकंड चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं बताऊंगी आपका किस दिन सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।